Hello and welcome back to day 3 of the most expected question series with detailed analysis, and we are targeting UPSC Prelims Examination 2020. So sir, as you know, the prelims is a game of practice and practice of facts, elimination technique, concepts and common sense. तो हम यहाँ पर बहुत ढेर सारी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है सर. लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1. With reference to the impact on the rights of citizens during national emergency, consider the following statements. Right to constitutional remedy is immune from suspension under any kind of national emergency. Right to freedom of speech and expression get automatically suspended when a national emergency is imposed on the grounds of war and external aggression only. तो बताइए कौन सा सही है स्टेटमेंट. पहला दूसरा या दोनों गलत है. सर इसका आंसर है दूसरा, ओनली 2. देखिए जो नेशनल इमरजेंसी है, समझ लेते हैं इसको, ये 3 ग्राउंड पे लगाई जा सकती है: वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड आर्म्ड रिबेलियन. ठीक है सर. आर्टिकल 352 के अंतर्गत लगाई जाती है और जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 की बीच में हैं. ठीक है सर, इतना क्लियर है. तो आर्टिकल 358 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि जब नेशनल इमरजेंसी वॉर एंड एक्सटर्नल एग्रेशन के ग्राउंड पर लगाई जाती है तो हमारा आर्टिकल 19 दैट इज राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ये ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है. यानी किसी ऑर्डर का इंतजार नहीं करना पड़ता, ये ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है जब इमरजेंसी कैसी लगाई हो, वॉर एंड एक्सटर्नल एग्रेशन के ग्राउंड पर नेशनल इमरजेंसी लगाई हो. ठीक है सर, ये क्लियर है, यानी दूसरा सही है. आर्टिकल 359 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से किसी भी फंडामेंटल राइट को क्या कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है. बस 2 आर्टिकल को छोड़कर, 20 और 21 को छोड़कर वो किसी भी फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर सकता है, यानी उनका इन्फोर्समेंट नहीं किया जा सकता. तो भैया 20 और 21 को छोड़ दे तो आर्टिकल 32 जो है वो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ हैं, तो उनको भी सस्पेंड किया जा सकता है. एकदम करेक्ट है. और जो ये सस्पेंशन है ये प्रेसिडेंट किसी भी टाइप की नेशनल इमरजेंसी भी कर सकता है. यानी अगर नेशनल इमरजेंसी वॉर के ग्राउंड पर है या एक्सटर्नल एग्रेशन के ग्राउंड पर है या आर्म्ड रिबेलियन के ग्राउंड पर है, ये तीनों ग्राउंड पर पे अगर नेशनल इमरजेंसी लगाई है तो प्रेसिडेंट प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से 20 और 21 को छोड़कर किसी भी फंडामेंटल राइट को क्या कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है. तो इसका मतलब ये पहला गलत है, क्योंकि उन्होंने लिखा है कि इज इम्यून. This right to constitutional remedy is not immune from suspension under any kind of national emergency. समझ में आई बात सर? तो मैंने आपके लिए पूरा लगा दिया है आर्टिकल 359, आर्टिकल 358. ठीक है सर, इसको पढ़ लीजिएगा, एक्सप्लेन मैंने कर दिया आपको. सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव इज इम्बॉडीड इन द प्रेम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? पॉलिटिकल जस्टिस, इकोनॉमिक लिबर्टी, सोशल इक्वलिटी और नन ऑफ दीज. बताइए आप. अब आपको प्रेम्बल पता है तो ये आंसर एकदम फैक्चुअल है, आ जाएगा. देखिए प्रेम्बल मैं आपके लिए लेकर आया हूँ. वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व टू कंस्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर ऑल ऑफ इट्स सिटीजन्स जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल. तो जस्टिस 3 टाइप की: सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल. लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप. इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल. And fraternity, assuring the dignity of the individual and unity and integrity of the nation. तो भैया जस्टिस जो है वो 3 टाइप की है: सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल. अब आप ऑप्शन देखिए. तो पॉलिटिकल जस्टिस है, एकदम सही है सर, सही पूछा है तो ये सही हो गया. लिबर्टी, इकोनॉमिक लिबर्टी नहीं है सर, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, ये 5 तरह की लिबर्टी हैं. इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी है, सोशल इक्वलिटी नहीं है प्रेम्बल में, तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए. ठीक है सर, तो आंसर क्या हो गया? पॉलिटिकल जस्टिस. वेरी गुड सर, ये आपके लिए हमने लगा दिया है, पढ़ लीजिएगा. क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं. द एजुकेशन क्वालिटी अपग्रेडेशन एंड इंक्लूसिव प्रोग्राम इक्विप इज समटाइम मेंशन्ड इन द न्यूज विद रेफरेंस टू व्हाट? Double the gross enrollment ratio in higher education and resolve the geographically and socially skewed access to higher education institution in India. Make early childhood care and education as an integral part of the school education. Restructure the higher education institution with proposal to set up 3 types of higher education institution. Achieve assess equity, quality, affordability, accountability in higher and professional education. बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? देखिए इसका जो आंसर है वो है ए.
डबल द ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन। और ये जो तीनों हैं BCD, ये कस्तूरी रंजन कमेटी जो ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसमें उन्होंने जो रिकमेंडेशन दी है वो ये रिकमेंडेशंस हैं। ठीक है सर, तो ये तीनों रिकमेंडेशंस हैं कस्तूरी रंजन कमेटी जो कि ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर थी। और जो पहला है ये इसका आंसर है। देखिए जो इक्विप एक्सरसाइज है उसके कुछ ऑब्जेक्टिव हैं, ये 5 साल के लिए जिनको 5 साल में अचीव करना है, तो ये मैंने आपके लिए लगा दिया है। इसमें क्या है सर इक्विप में कि आपको क्या करना है कि जब 1000 ग्लोबल यूनिवर्सिटीज़ हैं तो कम से कम इंडिया की 50 तो हो ही, ऐसा कुछ करना है। आपको ग्लोबल स्टैंडर्ड के साथ अपनी एजुकेशन की क्वालिटी का स्टैंडर्ड को मैच करना है। आपको क्या करना है, रिसर्च को प्रमोट करना है, इनोवेशन इकोसिस्टम बनाना है, क्वालिटी को एश्योर करना है, अफोर्डेबिलिटी को बढ़ाना है, हायर एजुकेशन में टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है, इंडिया को एज अ स्टडी डेस्टिनेशन के तौर पर प्रमोट करना है। ये सब चीज़ें हैं सर, तो आप पढ़ लीजिएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेसेसरी कंडीशन इन डिफाइनिंग डॉर्फ planet? The body is in the orbit around the sun. The body is massive enough to have its own gravity to pull itself into a nearly round shape. The body should not have any other objects in its orbit, and all of the above are the necessary condition. तो बताइए आंसर क्या है? नॉट पूछा सर, नॉट में ये आंसर है सी, द बॉडी शुड नॉट हैव एनी अदर ऑब्जेक्ट्स इन इट्स ऑर्बिट। सर हो सकते हैं, अगल बगल ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, ऐसी कोई नेसेसरी कंडीशन नहीं है। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, वो ये कहता है कि ड्वार्फ प्लैनेट एक ऑब्जेक्ट है जो कि सन के अराउंड क्या कर रहा है, सन के अराउंड उसकी ऑर्बिट है जहाँ पर वो घूम रहा है। दूसरी बात, वो इतना बड़ा है कि उसके पास इतनी ग्रेविटी तो कम से कम है ही कि वो अपने आप को ऐसे खींच रहा है चारों तरफ से, ताकि नियरली राउंड शेप में तो आ ही जा रहा है। और जनरली जो ये ड्वार्फ प्लैनेट होते हैं ये मरकरी से छोटे होते हैं सर। और तीसरा स्टेटमेंट क्या था कि उसके अगल बगल कोई ऑब्जेक्ट होने नहीं चाहिए। सर ऐसा नहीं है, उसके अगल बगल कई ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। जैसे कि अगर वो एस्ट्रॉयड बेल्ट में है तो उसके अगल बगल कई ढेर सारे ऑब्जेक्ट होंगे, तो वहाँ पर भी ड्वार्फ प्लैनेट उनको भी डिफाइन किया जा सकता है। तो सर ये ज़रूरी नहीं है, ये नेसेसरी कंडीशन नहीं है, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द यूज ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज एट द यूनियन स्टेट लेवल इन इंडिया एज पर द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? सर ऑप्शन ए, legislature of state may adopt any of the language in the 8th schedule of the constitution as the official language of that state. The power to authorize the use of any official language of the state in the proceedings of the high court lies with the governor of the state. The parliament has the power to change or add languages in which the proceedings of the supreme court and a high court can be conducted. All of the above statements are correct. बताइए सर क्या आंसर है? पॉज कर दीजिए वीडियो। सर इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सर आर्टिकल जो 345 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये कहता है कि लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट कैन अडॉप्ट एनी वन और मोर लैंग्वेज इन द यूज इन द स्टेट इंक्लूडिंग द 8 शेड्यूल लैंग्वेजेस फॉर ऑफिशियल पर्पज ऑफ द स्टेट। तो इस लेजिस्लेचर जो स्टेट का है वो एक या एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस को अडॉप्ट कर सकता है। वो 8 शेड्यूल में भी हो सकती हैं या बाहर भी हो सकती हैं, तो कर सकता है। तो आर्टिकल 345 के हिसाब से पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। आर्टिकल 348 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि गवर्नर ऑफ स्टेट विद द प्रीवियस कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑथराइज द यूज ऑफ हिंदी लैंग्वेज और एनी अदर लैंग्वेज यूज्ड फॉर एनी ऑफिशियल पर्पज ऑफ द स्टेट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाई कोर्ट हैविंग इट्स प्रिंसिपल सीट इन दैट स्टेट। तो गवर्नर प्रेसिडेंट से कंसेंट लेके ये काम कर सकता है कि हाई कोर्ट में जिस लैंग्वेज में प्रोसीडिंग्स होंगी उसको ऑथराइज कर सकता है। ठीक है सर। एंड तीसरा, आर्टिकल 348(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि पार्लियामेंट हैज द पावर टू चेंज और ऐड लैंग्वेजेस इन विच ऑल द प्रोसीडिंग्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट कैन बी कंडक्टेड। टिल नाउ नो सच लॉ हैज बीन प्रोवाइडेड बाय द पार्लियामेंट एंड ऑल द प्रोसीडिंग्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर कंडक्टेड इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो आर्टिकल 348 के अंतर्गत पार्लियामेंट को ये पावर है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में प्रोसीडिंग्स किस लैंग्वेज में होगी वो डिफाइन बता सकता है, लेकिन अभी तक उसने ऐसा कुछ नहीं किया है और अभी तक जो प्रोसीडिंग्स होती आई हैं वो इंग्लिश में होती आई हैं। ठीक है सर। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द फाइनेंशियल कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट? तो बताइए। द कमिटी वाइल एक्टिंग एज एन एग्जीक्यूटिव बॉडी कैन इशू एन ऑर्डर। पब्लिक अकाउंट कमिटी मस्ट सजेस्ट एन अल्टरनेटिव पॉलिसी टू ब्रिंग एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। द वर्क ऑफ ऑल स्टैंडिंग फाइनेंशियल कमिटी इज इन नेचर ऑफ द पोस्ट मॉर्टम। द रिकमेंडेशन ऑफ द कमिटीज आर बाइंडिंग इन नेचर। बताइए सर क्या होगा आंसर?
सर देखिए, ये जो लास्ट ऑप्शन ये तो पक्का गलत है। रिकमेंडेशंस ऑफ द कमिटीज आर बाइंडिंग इन नेचर, ऐसा कुछ नहीं है। दे आर एडवाइजरी इन नेचर, एडवाइस देते हैं वो लोग, आपको मानना है मानो, नहीं मानना है नहीं मानो, एडवाइस देते हैं। एंड पहला ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग। फाइनेंशियल द कमिटी वाइल एक्टिंग एज एन एग्जीक्यूटिव बॉडी कैन इशू एन ऑर्डर, भैया वो एग्जीक्यूटिव बॉडी होती ही नहीं है तो ऑर्डर कैसे इशू कर सकती है, तो पहला तो बेकार है। सर बी और सी में देखना है, द पब्लिक अकाउंट कमिटी मस्ट सजेस्ट एन अल्टरनेटिव पॉलिसी टू ब्रिंग एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। सर ये पब्लिक अकाउंट कमेटी का काम नहीं है, ये एस्टिमेट कमेटी का काम है, ठीक है सर। तो ये दूसरा बी भी गलत हो गया। आंसर क्या है सर? सी, द वर्क ऑफ ऑल स्टैंडिंग फाइनेंशियल कमिटी इज इन नेचर ऑफ पोस्ट मॉर्टम। पोस्ट मॉर्टम का मतलब कि जब कुछ काम हो गया उसके बाद उसको चीर फाड़ करके पूरी रिपोर्ट बनाना, तब कोई उसकी पूरी जांच करना, वो उनका काम है, पोस्टमार्टम। Financial committee are not an executive body, hence cannot issue an order. Only parliament can take final decision on its findings. तो उन्होंने जो फाइंड किया है उस पर पार्लियामेंट क्या ले सकता है? फाइनल डिसीजंस ले सकता है। एंड इट इज द एस्टिमेट कमिटी विच सजेस्ट एन अल्टरनेटिव पॉलिसी टू ब्रिंग एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड नॉट द पब्लिक अकाउंट कमिटी। मैंने आपको पूरा समझा दिया है, अब आप बचा है बस पढ़ने की देरी है, आप पढ़ लीजिएगा। रिकमेंडेशंस ऑफ द कमिटी आर नॉट बाइंडिंग, दे आर जस्ट एडवाइजरी इन नेचर। मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। द जेंडर सोशल नॉर्म इंडेक्स, भैया ये रिसेंटली न्यूज़ में था, तो इसको किसने पब्लिश किया है? सवाल ये है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, वर्ल्ड बैंक या इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU? बताइए इसका आंसर क्या है? फैक्चुअल क्वेश्चन एकदम, अब आता है तो आता है, नहीं आता तो फिर नहीं आता। सर इसका आंसर है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, बी। दिस इज द फर्स्ट जेंडर सोशल नॉर्म इंडेक्स, तो ये पहला है इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, रिलीज बाय द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। और इसके अनुसार जो 90% ऑफ द मैन एंड वुमेन है, दे आर बायस्ड अगेंस्ट वुमेन 90%, एंड हाफ ऑफ द पॉपुलेशन बिलीव दैट मैन आर बेटर लीडर्स इन द पॉलिटिक्स। और जो ये डायमेंशंस को इंक्लूड करता है इंडेक्स, वो है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, एजुकेशनल एम्पावरमेंट, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट एंड फिजिकल इंटीग्रिटी। ठीक है सर, समझ में आ रहा है? ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग द न्यू सीरीज ऑफ द GDP इन इंडिया? द बेस ईयर ऑफ द GDP सीरीज इन इंडिया हैज बीन रिवाइज्ड टू 2011-12। अंडर न्यू सीरीज द हेडलाइन GDP इज नाउ कैलकुलेटेड एज GDP एट मार्केट प्राइस। अंडर न्यू सीरीज द टैक्स विल बी इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ हेडलाइन GDP। बताइए कौन सा सही है? बताइए सर। पहला एकदम सही है कि जो बेस ईयर है उसको रिवाइज करके 2011-12 कर दिया गया है। और सेकंड, द न्यू सीरीज हेडलाइन GDP इज नाउ कैलकुलेटेड GDP एट मार्केट प्राइस। सर मार्केट प्राइस क्या होता है? देखिए फैक्टर कॉस्ट होता है एक, और एक मार्केट प्राइस होता है। मान लीजिए एक फैक्ट्री है, बिस्किट बनाने की फैक्ट्री है, पार्ले जी। इसमें 6 रुपये का रॉ मटेरियल लगा, एक पैकेट बिस्किट बनाने के लिए 6 रुपये का रॉ मटेरियल, 2 रुपये की मशीनरी की कॉस्ट और 2 रुपये उसका प्रॉफिट, तो 10 रुपये का बिस्कुट का पैकेट, एक पैकेट होगा। जब ये फैक्ट्री से निकलेगा, जब ये फैक्ट्री से निकला तो इस 10 रुपये को बोलेंगे फैक्टर कॉस्ट। आप सरकार के रोड्स का यूज़ करेंगे, सरकार के संसाधनों का यूज़ करेंगे, तो सरकार इस पर टैक्स लगाएगी। मान लीजिए सरकार ने 3 रुपये का टैक्स लगा दिया, लेकिन सरकार ने ये भी कहा कि बिस्किट बहुत हेल्दी बिस्किट है, सबको खाना चाहिए, हाँ आपको इस पर सब्सिडी भी देंगे। तो सरकार ने सब्सिडी भी दी, तो सब्सिडी को माइनस करेंगे 1 रुपये की मान लीजिए, तो अब बिस्किट की कॉस्ट कितनी हो गई? 12 रुपये। सर ये जो 12 रुपये है, इससे जो कंज्यूमर है वो खरीदेगा 12 रुपये का, इसको बोलते हैं मार्केट प्राइस। तो फैक्टर कॉस्ट क्या है, मार्केट प्राइस क्या है, ये समझ में आ गया। फैक्टर कॉस्ट मतलब फैक्ट्री से निकलने के बाद जो उसकी कॉस्ट होती है बिना टैक्स और सब्सिडी के, लेकिन टैक्स और सब्सिडी लगने के बाद जो उसकी कॉस्ट होती है उसको बोलते हैं मार्केट प्राइस। तो दूसरा स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है, हेडलाइन GDP जो होगी अब वो मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट होगी। और अगर दूसरा सही है तो तीसरा एकदम सही है, क्योंकि अगर न्यू सीरीज है, टैक्स विल बी इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ हेडलाइन GDP। अगर हेडलाइन GDP मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट हो रही है तो मार्केट प्राइस और टैक्स इंक्लूड करके ही आएगा सर, तो दूसरा तीसरा भी सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा सर? 1, 2 एंड 3। तो आपको फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस समझ में आया कि नहीं, ये बताइए। ये मैंने आपके लिए लिख दिया है, आप पढ़ लीजिएगा। समझा मैं आपको दूंगा, पढ़ना आपका काम है। सर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सॉल्विंग पॉल्यूशन प्रॉब्लम्स, विच इज और आर द एडवांटेज और एडवांटेजेस ऑफ द BS6 भारत 6
Bharat Stage 6 fuel over Bharat Stage 4 fuel. Significant reduction in the emission of the particulate matter 2.5 and particulate matter 10 in the diesel vehicles. NOx emission in BS6 compliant vehicles are lower than the BS4 vehicles. Sulfur content in the BS6 fuel is higher than BS4 fuel. ये कॉमन सेंस से भी लग जाएगा, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए। देखिए अब आपने BS6 लाया है तो कुछ तो एडवांटेज होंगे उसके। तो सल्फर, तीसरा पढ़िए, द सल्फर कंटेंट इन द BS6 फ्यूल इज हायर देन BS4 फ्यूल। तो अगर सल्फर कंटेंट ज़्यादा होगा तो ये पॉल्यूशन और बढ़ाएगा या कम करेगा? तो ये एडवांटेज तो है ही नहीं सर, तो ये तो गलत ऑप्शन ही है। तो तीसरा तो एलिमिनेट कर दीजिए आप, बचा 1 and 1 and 2। तो सिग्निफिकेंट इन रिडक्शन इन द इमिशन ऑफ द PM 2.5 एंड PM 10 इन द डीजल व्हीकल। तो सर इसीलिए ला रहे हैं कि पार्टिकुलेट मैटर का इमिशन कम हो। दूसरा, NOx इमिशन इन द BS6 कंप्लाइंट व्हीकल्स आर लोअर देन द BS4 व्हीकल। तो कम है BS6 वालों में, तो बहुत अच्छी बात है, इसीलिए ला रहे हैं सर। तो एडवांटेज तो यही होने चाहिए, तो 1 and 2 आंसर हो जाएगा। कॉमन सेंस की बात है सर, अगर सल्फर कंटेंट BS6 फ्यूल में ज़्यादा होगा तो पोल्यूशन ज़्यादा बढ़ाएगा, तो हम BS6 ला क्यों रहे हैं फिर? ठीक है सर, इसको इस तरह से भी सॉल्व किया जा सकता है। मैंने लिख दिया है, कंपेयर टू BS4, BS6 विल रिड्यूस द पार्टिकुलेट मैटर PM 2.5 एंड PM 2 इन द डीजल व्हीकल बाई 80% से कम कर देगा, एंड दिस वुड हेल्प इन टैकलिंग द प्रॉब्लम ऑफ एयर पोल्यूशन एंड द मीनेस ऑफ कैंसर। Compared to BS4, the use of BS6 compliant vehicles can reduce the harmful NOx nitrogen oxides emission by nearly 75% and 25% in diesel and petrol vehicles respectively. The main difference between the BS6 and BS4 is that BS6 grade fuel has only 10 parts per million sulfur content, while BS4 grade fuel has 50 parts per million sulfur content. तो उसमें 50 था parts per million, मतलब 1 मिलियन में 50 पार्ट, ठीक है सर, और उसमें 10 है। तो किस में कम कंटेंट है सल्फर का? BS6 में, तो उसका एडवांटेज है ये, पोल्यूशन कम करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द गुड गवर्नेंस और गुड गवर्नमेंट? पहला ऑप्शन है DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, अर्बन लोकल बॉडीज, आर्टिकल 240, ऑल ऑफ द अबव। अब ये सर कॉमन सेंस भी लग सकता है। अगर आपको आर्टिकल 240 नहीं भी पता है तो घबराने की बात बिल्कुल नहीं है। DPSP क्या है सर? कि स्टेट्स ऐसे ऐसे कदम उठाए ताकि वेलफेयर स्टेट बन सके। तो भैया गुड गवर्नमेंट के लिए ही है, गुड गवर्नेंस के लिए ही है, तो पहला तो सही है। अर्बन लोकल बॉडीज सर, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन कर इसीलिए रहे हैं कि हम बॉटम टू अप टॉप अप्रोच को फॉलो करेंगे, बॉटम टू टॉप, ताकि जो ग्रास रूट लेवल पे जो प्रॉब्लम्स हैं उनको उठा के उन पे वो लोग वर्क करेंगे और बॉटम टू टॉप अप्रोच को फॉलो करेंगे। ये क्यों बनाई गई सर? गुड गवर्नेंस के लिए अगेन। तो अर्बन लोकल बॉडीज़ एकदम सही है सर। तो अगर 2 सही है तो आंसर तो ऑल ऑफ द अबव होगा। आर्टिकल 240 नहीं पता है तो भी सर, लेकिन आर्टिकल 240 है क्या सर? ये कहता है कि प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू मेक ए रेगुलेशन फॉर द पीस, प्रोग्रेस एंड गुड गवर्नमेंट ऑफ द यूनियन टेरिटरीज विदाउट लेजिस्लेचर। तो जो यूटीज़ हैं जो बिना लेजिस्लेचर के हैं, उनकी गुड गवर्नमेंट के लिए, उनके यहाँ पीस हो, प्रोग्रेस हो, उनके लिए प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो रेगुलेशंस बना सकता है। ठीक है सर, वो आर्टिकल 40 है। तो ऑप्शन हो गया डी, ऑल ऑफ द अबव। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द DPSP। बताइए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज के बारे में स्टेटमेंट्स दिए हैं। इट इंश्राइन्स द आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओहो। It acts as a limitation on the power of the central government and parliament। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? आपको एक तो मैंने बता ही दिया है, तो सर इसका आंसर है 1, पहला एकदम सही है। इट इंश्योर्स द आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पर दूसरा गलत है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट या पार्लियामेंट की पावर में कोई लिमिटेशन का काम नहीं करता है। वो बस ये कहता है कि आपको ये करना चाहिए, पॉजिटिव उसका इम्पैक्ट है कि सरकार को विलेज पंचायत ऑर्गेनाइज करना चाहिए, सरकार को मैटरनिटी रिलीफ के बारे में सोचना चाहिए, सरकार को 0 से 6 साल के जो बच्चे हैं उनकी अर्ली चाइल्डहुड केयर के बारे में पॉलिसीज़ बनानी चाहिए। ये DPSP ऐसी बातें करता है, ये सरकार की पावर्स में लिमिटेशन नहीं लगाता है। ठीक है सर, तो ये गलत है, सेकंड इज गलत। सर डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी 3 प्रिंसिपल्स हैं, एक गांधीयन प्रिंसिपल्स है, सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स हैं, लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स हैं। सोशलिस्ट प्रिंसिपल एम्स टू अचीव सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस बाय सेटिंग द आइडिया ऑफ वेलफेयर स्टेट्स फॉर द गवर्नमेंट। बहुत ढेर सारे आर्टिकल हैं, 38, 39, 39A, 41, 42, ये सब क्या है? सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स हैं।
Directive principle does not set the limitation on the power of the state, rather it enriches the states to frame policies which promote good governance in the country. तो कहता है कि भैया ये काम कर लीजिए और आप इस रास्ते पे चलिए तो आप गुड गवर्नेंस को प्रमोट करेंगे कंट्री में, तो कोई लिमिटेशन नहीं लगाता है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। पीस टू प्रॉस्पेरिटी प्लान रिसेंटली सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू पैलेस्टीन इजराइल, यूएसए तालिबान, यूएसए चाइना, टर्की सीरिया। बताइए सर, फैक्चुअल क्वेश्चन एकदम। इसका आंसर है ए, पैलेस्टीन एंड इजराइल। तो ये प्लान जो है ये यूएसए ने स्टार्ट किया था, प्रपोज किया था, ताकि इजराइल और पैलेस्टीन के जो लोग हैं उनकी लाइफ में बेटरमेंट हो सके। और सर इस प्लान ने क्या कहा कि जो जेरूसलेम होगा वो इजराइल की कैपिटल होगी और जेरूसलेम में जितने भी सैक्रेड प्लेसेस हैं वो सभी लोगों के लिए ओपन होंगे, पैलेस्टीनियन के लिए भी, इजराइलीज़ के लिए भी, सबके लिए ओपन होंगे। और प्लान ने ये भी प्रपोज किया कि इस रीजन में हम $50 बिलियन का इन्वेस्टमेंट भी करेंगे, लेकिन इस प्लान को पैलेस्टीनियन अथॉरिटीज़ ने खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि हमको ऐसा कोई प्लान नहीं चाहिए, जेरूसलेम हमारा पार्ट है और हमारा ही रहेगा, तो ये मुद्दा चलता रहेगा। ठीक है सर, आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। With reference to Consumer Protection Act 2019, consider the following statements. The Act has defined who is a consumer and rights of a consumer. Second, the Acts provide for the penalties of both celebrities and advertising agencies involved in misleading advertisements. The Act establishes the National Consumer Dispute Redressal Commission to look into the disputes involving the monetary value of more than 1 crore rupees. तो बताइए क्या सही स्टेटमेंट्स हैं इसमें? सर तीसरा एकदम ही गलत है, तो तीसरा गलत है तो तीसरा हटा दीजिए। आंसर इज बी 1 and 2 ओनली। देखिए जो नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्यूशल कमीशन है वो 10 करोड़ से ऊपर के केसेस देखता है और 1 से 10 करोड़ वाले देखता है स्टेट CDRC मतलब सर कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्यूशल कमीशन, और 1 करोड़ से कम वाले देखता है डिस्ट्रिक्ट, माफ कीजिएगा, तो डिस्ट्रिक्ट जो देखता है डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्यूशल कमीशन वो देखता है 1 करोड़ से कम वाले। स्टेट वाला जो देखता है वो 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में, और जो नेशनल देखता है वो मोर देन 10 करोड़। ठीक है सर, तो कौन सा गलत है? तीसरा गलत है, तो एलिमिनेशन लग जाएगा। बाकी चीज़, द एक्ट डिफाइंस द कंज्यूमर, तो कंज्यूमर को डिफाइन करता है और कहता है इट डिफाइंस द कंज्यूमर एज अ पर्सन हु बाइज एनी गुड और अवेल अ सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन। इट डज नॉट इंक्लूड अ पर्सन हु ऑब्टेन अ गुड फॉर द रीसेल और अ गुड और सर्विस फॉर द कमर्शियल पर्पज। तो जो कमर्शियल पर्पज के लिए कोई सामान को बाय कर रहा है या सर्विस को अवेल कर रहा है तो उसको वो कस्टमर या कंज्यूमर नहीं मानता है। ठीक है सर। Second, the acts provide for the penalties of the misleading advertisements and it provides penalties against both celebrities and advertising agencies. तो दोनों के खिलाफ हम क्या ले सकते हैं? पेनल्टीज वो लगा सकती हैं अगर आपने मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स किए हैं। ठीक है सर। Question number 14. Which of the following can be possible consequences from the dying of coral reefs? Genetic and species diversity in the marine ecosystem may decline. Vulnerability of the shorelines may increase towards waves and storms. Livelihood of and food security may be threatened in the coastal communities. बताइए क्या होगा आंसर? सर इसका आंसर है डी 1, 2 and 3, तीनों सही है सर। देखिए जो फिशेस एंड इनवर्टिब्रेट्स रिलाई ऑन द लाइव कोरल फॉर फूड, शेल्टर और रिक्रूटमेंट हैबिटाट, तो डेथ ऑफ कोरल वुड इवेंचुअली लीड टू द डेथ ऑफ स्पीसीज डिपेंडेंट ऑन द कोरल्स एंड हेंस डिक्लाइनिंग द जेनेटिक एंड स्पीसीज डाइवर्सिटी ऑफ द मरीन इकोसिस्टम। ठीक है सर, तो उन पर जो जिंदा हैं फिशेस एंड इनवर्टिब्रेट्स वो लोग मर जाएंगे। बिल्कुल सर, तो जेनेटिक एंड स्पीसीज डाइवर्सिटी में डिक्लाइन हो जाएगा। Coral reefs helps protect vulnerable coastal areas from waves and storm. Deaths of coral would lead to increased vulnerability of the coastal areas from these hazards. एकदम सही है सर। And last, death of corals would lead to decline in the tourism activities. तो वहाँ पे कोरल रीफ्स को डीप सी डाइविंग कोरल रीफ्स को देखने के लिए कोई आएगा ही नहीं जब वहाँ पे होंगी ही नहीं, तो टूरिज्म डिक्लाइन हो जाएगा। जैसे ही टूरिज्म डिक्लाइन होगा और वहाँ पे जो फिशेस विशेस रहती हैं वो इंडस्ट्रीज तुरंत डिक्लाइन हो जाएगी, तो जो कोस्टल एरियाज में लोग रह रहे हैं उनके लाइवलीहुड पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा और उनकी फूड सिक्योरिटी जो है वो है खतरे में आ जाएगी। ठीक है सर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। द ली कमीशन कंस्टिट्यूटेड इन 1923 विथ एन ऑब्जेक्टिव टू, तो सर ये कमीशन पूछ लेते हैं तो इसलिए मैं कमीशन ले आया हूँ। ली कमीशन ये 1923 में बनाई गई थी। ये इसका ऑब्जेक्टिव क्या था?
पढ़ लीजिए। रिव्यू द फंक्शनिंग ऑफ डायरकी इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, स्टडी द रेशियल कंपोजिशन ऑफ द सुपीरियर पब्लिक सर्विस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कंसिडर द नेशनलिस्ट डिमांड टू रिड्यूस द एक्सपेंडिचर ऑफ द मिलिट्री एंड प्रिपेयर द ग्राउंड फॉर द इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन। बताइए यार, इसका आंसर है सर बी, माफ कीजिएगा, इसका आंसर है बी। Lee Commission was appointed in 1923 to consider the ethnic composition of superior public service. It recommends that 40% of the Indians should be recruited directly, 20% should be promoted from the provincial services, and remaining 40% should be the British. तो भैया 40 डायरेक्ट रिक्रूट करेंगे, 20 जो है प्रोविंशियल सर्विसेज से उनको प्रमोट करके लाएंगे, और 40 जो होंगे परसेंट वो होंगे ब्रिटिशर्स। एंड इन्होंने और भी एक चीज़ रिकमेंड की, द पब्लिक सर्विस कमीशन विद 5 मेंबर्स टू बी अपॉइंटेड इमीडिएटली। उन्होंने रिकमेंड किया कि एक पब्लिक सर्विस कमीशन 5 मेंबर की जो होगी उसको तुरंत अपॉइंट किया जाए। ठीक है सर, ये है ली कमीशन की रिकमेंडेशन या ऑब्जेक्टिव। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। The Australian group is an export control regime that deals with the transparency and greater responsibility in the transfer of conventional arms and dual use goods. Wassenaar Agreement is an export control regime that deals with the prevention of proliferation of chemical and biological weapons. तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है, लगाइए। देखिए दोनों गलत हैं। इसका आंसर है डी, नाइदर 1 एंड 2। सर ये दोनों जस्ट अपोजिट लिखे हुए हैं। जो ऑस्ट्रेलियन ग्रुप है उसका काम ये है प्रिवेंशन ऑफ प्रोलिफरेशन ऑफ केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेपन्स, और जो वासेनार एग्रीमेंट है उसका काम ये है कि ट्रांसफर ऑफ कन्वेंशनल आर्म्स एंड ड्यूअल यूज ऑफ गुड्स को इनमें ट्रांसपेरेंसी लाई जा सके। पढ़ लेते हैं सर। Australian group is a multilateral export control regime MECR which prevents the proliferation of chemical and biological weapons. तो सर वो बात बताई मैंने आपको। It does not impose any legally binding obligation on the participant countries. The all member countries are party to the Chemical Weapon Convention and Biological Weapon Convention. तो ये जितनी भी कंट्रीज हैं वो सब किन की पार्टीज भी हैं, केमिकल वेपन कन्वेंशन और बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन की। ठीक है सर। जो वासेनार एग्रीमेंट है सर, ये प्रिवेंट प्रोलिफरेशन ऑफ द कन्वेंशनल वेपन्स, इट कंट्रीब्यूट्स टू रीजनल एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी थ्रू ट्रांसपेरेंसी एंड कन्वेइंग रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ट्रांसफर ऑफ कन्वेंशनल वेपन एंड ड्यूल यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। द एम इज टू कीप अवे दीज आइटम्स फ्रॉम टेररिस्ट। तो भैया टेररिस्ट से ये सब आइटम दूर रखने हैं, इसलिए ट्रांसपेरेंसी लाएंगे तभी तो उनके पास हथियार नहीं पहुंचेंगे। ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता नहीं होगी तो वो धीरे से किसी और रास्ते से वो टेररिस्ट की ओर सप्लाई कर देंगे, जिससे पूरे वर्ल्ड को खतरा है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। विद रेफरेंस टू रिवर बराक, consider the following statements. The source of river is Loktak Lake in Manipur. The river is one of the habitats of the Ganges river dolphin. The Tipai Mugh Dam has been proposed to be constructed on this river. बताइए क्या होगा आंसर। सर ये मणिपुर से तो निकलती है पर लोकटक लेक से नहीं निकलती है, तो पहला तो गलत हो गया। अब बचा दूसरा एंड तीसरा, ये दोनों सही हैं। इसका आंसर है ए। सर ये है बराक रिवर, देख रहे हैं ये है बराक रिवर, बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाएगी। सर रिवर ओरिजिनेट्स इन लियाई खुलेन विलेज इन मणिपुर स्टेट ऑफ इंडिया। लोकटक लेक नहीं है। ठीक है सर। नियर इट्स सोर्स द रिवर रिसीव अ लॉट ऑफ स्ट्रीम इंक्लूडिंग द वररही, गुमटी, हावड़ा, कागनी, सेनाईबुरी, हारी मंगल, ये सब जो रिवर्स हैं वो उन सब से मिलकर ये बनती है। ठीक है सर। और मणिपुर इज द सोर्स बट नॉट द लोकटक लेक। ठीक है सर। जो इंडेंजर्ड गंगेज रिवर डॉल्फिन्स हैं वो यहाँ पर पाई जाती हैं। ठीक है। और ये सब इंक्लूडेड हैं। और तिपाई मुख जो डैम है वो प्रपोज किया गया है ये बराक रिवर में बनाने के लिए, लेकिन जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम कैन प्रूव टू बी डिजास्टर्स फॉर द हैबिटेट ऑफ द डॉल्फिन इन द बराक रिवर। तो वहाँ पर जो डॉल्फिन्स हैं उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा डिजास्टर्स होगा, ये डैम बना दिया जाएगा तिपाई मुख, इसलिए इन्वायरमेंटलिस्ट ने ये कंसर्न जताई है। ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 18, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। विवाद से विश्वास इज एन एमनेस्टी स्कीम एम्ड एट रिड्यूसिंग टैक्स लिटिगेशन पेंडिंग एट वेरियस फोरम्स. Taxpayer charter is to ensure fairness and avoid harassment in the quest of collecting tax from the citizens. तो which of the following statements above are incorrect? तो बताइए कौन से गलत हैं। तो सर ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो आंसर क्या हो गया डी, नीदर 1 and 2।
देखिए, जो विवाद से विश्वास स्कीम है वो यूनियन बजट 2020 में अनाउंस की गई थी टू प्रोवाइड द डिस्प्यूट रेजोल्यूशन इन रिस्पेक्ट ऑफ पेंडिंग इनकम टैक्स लिटिगेशन। ठीक है सर। और जो टैक्स पेयर चार्टर है इज एन इनकम टैक्स एक्ट, ये इनकम टैक्स एक्ट में है और ये क्या करता है सर, इंश्योर फेयरनेस टू ऑल एसेट्स एंड मेक श्योर दैट ऑफिशियल्स इन दियर क्वेस्ट टू कलेक्ट टैक्सेस डू नॉट एंड अप हैरेसिंग सिटीजन। तो भैया टैक्स कलेक्ट करने की आड़ में ये लोगों को हैरेस ना करें, ये कौन इंश्योर करता है, टैक्स पेयर चार्टर। Question number 19. With reference to National Food Security Act 2013, consider the following statements. It gives legal entitlement to a set of population to receive highly subsidized food grains. The food grains under the scheme include wheat, rice and pulses. बताइए सर, कॉमन सेंस का सवाल एकदम। पहला ऑप्शन सही है सर, ठीक है। दूसरा में जो पल्सेस हैं सर, इसका तो हम इंपोर्ट करते हैं, हमारे यहाँ इसका प्रोडक्शन नहीं है, हम इसको कैसे मार सकते हैं? तो ये तो नहीं होना चाहिए सर, पल्स नहीं होना चाहिए, तो पल्स ऑप्शन रॉन्ग है, यानी सेकंड ऑप्शन रॉन्ग है। आंसर क्या होगा सर? ए। The government of India enacted National Food Security Act in July 2013, which gives legal entitlement to 67% of the population, 75% in the rural areas and 50% in urban areas to receive highly subsidized food grain. सर, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट मैंने एक सेशन किया है कैप्सूल कोर्स में, वन नेशन वन राशन कार्ड, मैंने इसको पूरा विस्तार से समझाया है वहां पर। आप कैप्सूल कोर्स की प्लेलिस्ट में जाकर वन नेशन वन राशन कार्ड को खोलिएगा, आप उसको पूरा आराम से समझ सकते हैं। ठीक है सर, तो उसको पूरा समझिएगा। Pulses are not included under the act. Food grains is allocated at the rate 5 rupees per kg per person per month for priority households category, at the rate 35 rupees kg per family per month for AAY families, at a highly subsidized price of rupees 1, 2 and 3 per kg for nutri cereals, wheat and rice। तो सर न्यूट्री सीरियल्स है, wheat and rice, pulses include नहीं है। ये रहा सर आज का आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 20। With reference to IUCN Red List of the threatened species, consider the following statement. It is a critical indicator of the health of the world biodiversity. It is a key indicator of the Sustainable Development Goals and Aichi targets। बताइए सर क्या आंसर? देखिए इसका आंसर है बी सी, बोथ 1 and 2, दोनों स्टेटमेंट एकदम सही हैं। सर ये IUCN की रेड लिस्ट क्या होती है? सर ये मेरा एक प्लेलिस्ट है कैप्सूल कोर्स। सर कैप्सूल कोर्स में एक सेशन है इंडियाज़ फर्स्ट डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी, वहाँ पे मैंने ये समझाया है कि IUCN की रेड लिस्ट है क्या, ये गैंगेस डॉल्फिन क्या है, इरावदी डॉल्फिन, इंडस रिवर डॉल्फिन, इन सब डॉल्फिन के बारे में मैंने आपको बताया है। 20-25 मिनट का कॉम्प्रिहेंसिव सेशन है, आप जाकर उसको ज़रूर देख लीजिएगा, वो प्री के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं एकदम। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 15 है, लाइफ ऑन लैंड, उसको ये उसका एक की इंडिकेटर है, और जो CBD यूज़ करता है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जो आईची टारगेट्स हैं उसको देखने के लिए IUCN की रेड लिस्ट को वो उसको यूज़ करता है एज ए इंडिकेटर। ठीक है सर, ये मैंने आपके लिए लगा दिया है, ये लिस्ट भी लगा दी। आज के 20 सवाल आपको कैसे लगे ये हमको ज़रूर बताइएगा, अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और भैया जल्दी जल्दी अपना स्कोर भी लिख दीजिए। ठीक है सर, ये मेरा चैनल है होप तुषांत यादव, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। सर बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए, तो थोड़ा सा क्रेडिट हमें भी दे दीजिएगा। ये मेरी टेलीग्राम लिंक है सर, यहाँ पर मैं ये PDF को अपलोड कर दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि आप लास्ट समय पर पूरा रिवीजन कर सकें PDF के थ्रू। ठीक है सर, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।